नमस्कार मित्रों, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का टॉपिक डिटर्मिनेंट जो अपना चल रहा था उसके अंदर हमने उसके दो पार्ट देखे थे। पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि सारणी क्या है, सारणी का जो मान है वो प्रसारित दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है। जो सारणी का दूसरा वीडियो आया था, जो सेकेंड पार्ट था, उसके अंदर हमने सारणी का मान ज्ञात करने के अलावा सहखंड और उप सारणी ये दोनों हमने देखा था कि किस प्रकार से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं और माइनर्स और कोफैक्टर की सहायता से सारणी का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यानी कहने का मतलब यही है कि हमने सारणी का मान ज्ञात करने का तरीका जो है वो देख लिया था। साथ में हमने सारूस डायग्राम के द्वारा भी देखा था कि सारूस आकृति के द्वारा हम किस प्रकार से सारणी का मान ज्ञात करते हैं। अब आज का जो अपना टॉपिक है, हम ये कहें कि जो सारणी का कौन सा हम क्रम ले रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो अपना पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणी के गुणधर्म कि सारणी की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारणी के गुणधर्म। सारणी के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे कि सारणी जो है, डिटर्मिनेंट जो है, उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे काम की है। और एक सीधी सी बात यह है, एग्जाम में जो सवाल आता है सारणी से संबंधित मुख्यतया सारणी की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही आधारित होता है। यानी कि आपके एग्जामिनेशन में जो सवाल आएगा उसमें डेफिनेटली सारणी की प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगी। तो कुछ एक प्रॉपर्टियां हैं उनको हम पढ़ लेते हैं और उनको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि सारणी का मान हम पुनः किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखो, पहली जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4 ये एक सारणी ले ली, 1 2 3 4, और मैंने आपसे ये पूछ लिया कि इस सारणी का मान कितना है। इस सारणी का मान, तो हम कहेंगे इस सारणी का जो मान है वो 1 गुणा 4 प्रसार विधि से 1 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 2, 1 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 2 यानी कि 4 माइनस 6 माइनस 2 हमें प्राप्त होता है। और प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लो कि मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी कि पंक्तियों को मैं स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज अगर मैं कर देता हूं तो सारणी के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसके बारे में ये जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। कि अगर मैं 1 3 जो पहला स्तंभ है मैं इसको पहली पंक्ति बना देता हूं और जो दूसरा स्तंभ है 2 4 उसको मैं दूसरी पंक्ति दूसरी रो बना देता हूं। अब इसका मान ज्ञात करेंगे तब भी क्या आएगा, अब इसका मान अगर हम देखते हैं तब भी इसका मान हमें -2 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी सारणी की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपनी पहली प्रॉपर्टी होगी जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि किसी सारणी की पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए अगर किसी सारणी की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका पहला गुणधर्म है जो आपको ध्यान में रखना है।
वैसे इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, बस ये है कि हमने सबसे पहले इसके बारे में जिक्र किया है, तो हमारा पहला गुणधर्म ये हो गया। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी भी सारणी की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दें, बदल दें, तो सारणी का मान वही रहेगा, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे एक 2x2 क्रम की मैट्रिक्स ली है, एक 2x2 क्रम की सारणी ली है, डिटरमिनेंट ली है। आपको क्या करना है, आपको कोई एक सारणी जैसे इसको लेकर पहले इसका मान ज्ञात करना है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने इसके ऊपर काफी पहले एग्जाम्पल वगैरह कुछ किए हैं, तो इसका मान हमें 0 प्राप्त होता है। तो इसके अलावा भी आप कोई भी अपनी स्वेच्छा से एक सारणी 3 क्रम की ले सकते हैं और लेकर आप उसका मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद में उसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और इंटरचेंज करने के बाद में पुनः आपको उसका मान ज्ञात करना है। और आप देखोगे कि पहली सारणिक और परिवर्तन करने के बाद जो सारणिक है, दोनों से समान मान प्राप्त होता है, यानी कि दोनों का मान एक समान आएगा। तो हम कह देंगे हमारा ये जो रूल है, ये प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी। अर्थात यदि किसी सारणिक की पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, परस्पर इंटरचेंज अगर हम कर दें, तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारी पहली प्रॉपर्टी कौन सी है। अब बात करते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी की कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो, मैं एक इसी उदाहरण की बात करता हूं कि मैंने ये लिया है और इसका मान आया है -2। सबसे पहले हमने पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदला था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो 3 और 4 है, जो कि आपकी दूसरी पंक्ति है, मैं इसको पहली पंक्ति की जगह लिख देता हूं। इसको मैं पहली पंक्ति की जगह लिख देता हूं। पहली पंक्ति की जगह लिखने का मतलब यह है कि मैं ये लिख देता हूं 3 4 1 2। तो क्या इसके मान पे क्या परिवर्तन आता है, तो इसके मान में क्या बदलाव आता है। हम ये देखते हैं, इसका मान आ जाएगा 6 - 4 यानी कि 2। तो आप देख सकते हो कि पहले मान आया था -2 और अब मान कितना आ रहा है, +2। अर्थात अगर किसी सारणी की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से बदल दिया जाए, अगर किसी सारणी की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, और यही बात सारणिक में स्तंभों के लिए भी लागू हो जाएगी कि एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से बदल दिया जाए, तो हम कहते हैं कि उस सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है। संख्यात्मक मान जो डिजिट है, जो मान आया है, जैसे पहले -2 आया था, अब 2 आ रहा है, तो संख्यात्मक मान तो वही रहता है, केवल उसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं, पहले हमें मान प्राप्त हुआ -2 और अब हमें मान प्राप्त हो रहा है +2। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी सारणिक की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से बदल दें या एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से बदल दें, तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, केवल उसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। अगर पहले सारणी का मान माइनस में था, तो अब हमें प्लस में प्राप्त हो जाएगा, और अगर पहले प्लस में था, तो अब हमें माइनस में प्राप्त हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से बदला है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पंक्तियों को ही बदले, हम स्तंभों को भी बदल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 में अगर मैं ये लिख देता हूँ, पहले 2 4 जो दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, मैंने दूसरे स्तंभ को पहले लिखा है और पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ की जगह लिखा है, तब भी इसका मान देखो 2 आएगा, यानी कि हमने बदल तो दिया। तो अगर किसी सारणी की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से बदला जाए या एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से बदला जाए, तो हम ये कहेंगे सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, केवल उसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। जो आपकी पहली प्रॉपर्टी थी वो तो ये कह रही थी कि सभी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दो, रो टू कॉलम चलो, और यहाँ पे ये कह रही है कि R1 को R2 में बदल दो या R2 को R1 में बदल दो, तो इसके मान पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसमें। इसमें क्या है, अगर हम R1 को R2 में बदल दें, रो1 को रो2 में, रो2 को रो1 में बदल दें, तो इसके मान में परिवर्तन आएगा केवल और केवल चिन्ह में।
जो पहले चिन्ह था वो बदल जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं छोटा सा, जैसे मैंने लिखा है b 1 5 माइनस 2 7, तो हमें पता है कि इसका मान आ जाएगा कितना, 7 प्लस 10 यानी कि 17। अगर मैं 5 7 को पहले लिख देता हूं और 1 माइनस 2 को लिखूंगा तो 100% आप ये कह सकते हो कि इसका मान -17 आना चाहिए। देखते हैं आता है क्या, 5 माइनस 10 माइनस के 10, 7 गुणा 1 माइनस के 7, तो ये कितना आ गया, माइनस के 17 ही इसका मान आ गया। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ को दूसरी पंक्ति, मैं बोल देता हूं आप लिख सकते हो कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ को दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ से बदल दें। देखो पंक्ति पंक्ति में बदलेगी, स्तंभ स्तंभ में बदलेगा, रो में चेंज होगा और कॉलम में चेंज होगी। तो अगर एक किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ को हम दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ में बदल दें, पंक्ति है तो पंक्ति में और स्तंभ है तो स्तंभ में, अगर हम दूसरे स्तंभ में बदल दें या दूसरी पंक्ति में बदल दें तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहेगा, केवल उसका चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। ये आपकी सारणी की दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा गुणधर्म कहलाता है। अब आगे देखते हैं, आगे तीसरे की बात करें उससे पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं इन चीजों को ताकि आसानी से हमें समझ में आए। देखिए 1 2 और 1 2 इस सारणी का मान कितना होगा, और मैंने लिखा b बराबर 3 माइनस 5 3 माइनस 5। तो हमारे पास ये दो सारणिक हैं। इन दोनों सारणिक में एक बात अगर आपने देखी होगी तो इसमें जो पहली पंक्ति है वही दूसरी पंक्ति है, इसमें जो पहली पंक्ति है वही दूसरी पंक्ति है। एक और लिख देता हूं, इसमें जो पहला स्तंभ है वही दूसरा स्तंभ है। तो अगर मैं इसका मान ज्ञात करता हूं तो इसका मान 2 माइनस 2 0, माइनस 15 प्लस 15 0, 3 माइनस 3 0, तीनों का मान 0 प्राप्त हो रहा है। यानी कि अगर हम ये कहें कि किसी भी सारणी की दो पंक्तियां, देखिए यहाँ पे 2 ही है तो हम 2 को लेके बात करेंगे। मैं आपको 3 क्रम की सारणी का हल यहाँ अभी नहीं करवा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अगर हम 3 क्रम की सारणी लेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 क्रम की सारणी ली है, तो भी उसका जो मान है या जो गुणधर्म अप्लाई होंगे वो इसमें भी इसी प्रकार से होंगे जैसे 2 क्रम में हो रहे हैं सुविधा के लिए। क्योंकि आप अगर मैंने आपसे कहा कि इसका मान ज्ञात करो तो आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हो, हमारा समय बचा है। और अगर मैं कहूँ इसका मान ज्ञात करो तो आपको कुछ समय लगेगा, तो केवल समय के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम 30 से 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अगर बनाते हैं तो हम देखने में हमें परेशानी होती है। तो इसलिए उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि 2x2 क्रम की सारणी को लेकर समझा रहा हूँ। अगर आपकी ये चीज़ें यहाँ समझ में आ रही है तो ये आपकी 3 क्रम में भी वही नियम है, वही गुणधर्म है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये नियम आपका है, जो गुणधर्म है, वो ये कहता है कि अगर हम किसी भी सारणी की 2 पंक्तियों को देखें, अगर वो एक समान है, या 2 स्तंभों को देखें वो एक समान है, तो उस सारणी का मान हमें 0 प्राप्त होता है। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, 1 2 3 इसमें जो पहला पंक्ति है, पहली पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो हमें इसको सरल किए बगैर ये बता देना है इस सारणी का मान 0 हमें प्राप्त होगा, यानी कि इससे जो मान प्राप्त आएगा वो 0 है। तो एक प्रकार से एक प्रॉपर्टी हो गई, एक गुणधर्म हो गया कि अगर हम किसी भी सारणी की 2 पंक्तियों को देखते हैं और 2 स्तंभों को देखते हैं, दोनों एक समान है, तो हम ये कहेंगे कि उस सारणी का मान 0 प्राप्त होगा। लिखेंगे क्या इसको, हम इस प्रकार से लिखेंगे, किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ एक समान हो तो उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है।
पुनः बोलता हूं मैं, अगर किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ एक जैसी हो तब उस सारणी का मान 0 प्राप्त होगा, और ये चाहे 2 क्रम की हो या 3 क्रम की हो। हमारे कोर्स में 3 क्रम से संबंधित ही है, 3 क्रम से ज्यादा के नहीं है। तो हम बात जो कर रहे हैं वो 3 क्रम थर्ड ऑर्डर को लेकर चल रहे हैं कि मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर के लिए हमने ये देखा है कि चाहे 2 क्रम की हो या 3 क्रम की, आप 3 क्रम का मान ज्ञात कर सकते हो। सुविधा के लिए आपको ये करना है कि इसको सरल करना है, और आप ये देखोगे इसको सरल करने पर भी आपके पास मान 0 प्राप्त होगा, कोई भी हो। चाहे जैसे मान लो मैंने ये लिखा -3 2 1 -5 4 2, या ये एक सारणिक मैंने लिखी है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं इस सारणिक में पहली स्तंभ जो कि -3 -5 और 7 है, और तीसरी स्तंभ -3 -5 और 7 है, दोनों समान है, तो इस सारणी का मान हमेशा 0 प्राप्त होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 आप कह सकते हो। हमने 3 प्रॉपर्टियां देखी है। पहली तो ये थी कि किसी भी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में अगर हम बदल दें, सभी को, किसी को नहीं, सभी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में परस्पर इंटरचेंज कर दें, तो सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सारणी का मान वही रहता है जो सारणी का मान पहले था। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी है कि अगर हम किसी एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, या दूसरी पंक्ति को या किसी दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ से बदल दें, तो भी सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये देखी है, अगर किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ एक समान हो तो उस सारणी का मान हमें 0 प्राप्त होता है या 0 मिलता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, वो ये है कि जैसे मान लो मैंने ये लिखा 5 10 15 2 3 1 1 2 3। अब इसके अंदर जो 5 10 15 2 3 1 और 1 2 3 है, इसका अगर हमें मान ज्ञात करना हो, इंस्टेंट ज्ञात करना हो, तुरंत ज्ञात करना हो, तो हम ये देखते हैं कि पहले स्तंभ से 5 कॉमन आ रहा है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। एक बात याद रखना, अगर यही मैट्रिक्स होती तो 5 कॉमन लिया जाता, तो सभी अवयवों से हमें कॉमन लेना पड़ता, लेकिन ये सारणिक है, तो सारणी के अंदर हम किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी। इसी के साथ में आप चौथी प्रॉपर्टी ये देख सकते हो कि हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम वापस पहले एक दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि 2 क्रम का है। जैसे अपना ये एग्जाम्पल है 1 2 3 4, और हमें पता है इसका मान -2 मिलता है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं सारणिक A को 5 से गुणा कर देता हूं, अगर मैं सारणिक A को 5 से गुणा कर देता हूं, तो 5 से गुणा होने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि इसके सभी अवयव 5 से गुणा हो जाएंगे, इसके सारे अवयव 5 से गुणा नहीं होंगे, या तो इसकी एक पंक्ति 5 से गुणा होगी या दूसरी पंक्ति 5 से गुणा होगी। इसमें तो 2 ही है, मान लो 3 हो तो या तीसरी पंक्ति 5 से गुणा होगी, या पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ, कोई एक स्तंभ या पंक्ति जो है वो 5 से गुणा होगी। जैसे इसमें बात करें, मैंने यहाँ 5 से गुणा किया है, तो इसके अंदर मैं ये लिख सकता हूँ 5 10 3 4, 5 10 3 4, मैंने पहले पंक्ति को गुणा किया। या फिर मैं लिख सकता हूँ 5 15 2 4, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1 2 15 20, ये आपकी दूसरी पंक्ति आ गई। या फिर मैं लिख सकता हूँ 1 3 5 दूनी 10 और 5 20, इस प्रकार से। तो इन सभी का मान समान आएगा, और वो मान कितना आएगा, वो मान आएगा मुख्य सारणी के मान का 5 गुना, यानी कि इसका मान हमें -10 प्राप्त होगा, इनका भी मान हमें -10 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी अदिश राशि को 5 माइनस में भी हो सकता है, प्लस में कोई भी संख्या,
अगर हम किसी अदिश राशि को सारणिक से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान उस अदिश राशि के गुणनफल के बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने सारणिक a को 5 से गुणा किया है और अपनी सारणिक का मान -2 था, तो अब जो हमें सारणिक मिलेगी उसका मान 5 गुणा बढ़कर -2 से -10 हमें प्राप्त होगा। ये आपका चौथा गुणधर्म है। फिर से सुन लो, अगर किसी सारणिक को किसी अदिश से गुणा किया जाता है तो उस सारणिक का मान, उस सारणिक का जो मान है वो उतने गुणा बढ़ जाता है। कितने गुणा? जितना अदिश है। अगर 5 है तो 5 गुणा, 10 है तो 10 गुणा, 50 है तो 50 गुणा। तो हमारे यहाँ पे हमने 5 से गुणा किया है तो इसका मान हम 5 गुणा बढ़ा देंगे। और आप देख भी सकते हो कि इसका मान आप किसी भी तरीके से ज्ञात करो, 520 - 30 - 10 यानी, तो ये भी एक आपकी गुणधर्म हो गया। इसी गुणधर्म को आधार मान के हम इस सवाल की बात कर रहे हैं कि भाई 5 से गुणा किया हमने तो हम 5 कॉमन भी तो ले सकते हैं। तो मैं इसमें से 5 बाहर ले लेता हूँ और जब मैं 5 बाहर लूंगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। और जब यहाँ 1 2 3 बचेगा तो हम देखते हैं जो तीसरी स्तंभ है उसमें भी अवयव 1 2 3 है। तो हमें सरल करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने ये देख लिया कि इस सारणी के तो पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ के जो मान है वो समान है, यानी कि अवयव बराबर है, 1 2 3 और 1 2 3। इसका मतलब इस सारणी का मान स्वतः ही 0 आ जाएगा हमारे गुणधर्म के हिसाब से। और हमारा गुणधर्म क्या था? तीसरा हमारा गुणधर्म ये था, अगर किसी सारणिक की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ एक समान हो तो उस सारणी का संख्यात्मक मान कह दें या उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। और यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी सारणी को किसी अदिश राशि से गुणा किया जाता है, किसी संख्यात्मक मान से गुणा करते हैं, संख्या से गुणा करते हैं, तो उस सारणी का मान उतने गुणा बढ़ जाएगा। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी है। एक पांचवी प्रॉपर्टी, वैसे इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप अपने हिसाब से किसी को भी पहली दूसरी तीसरी चौथी मान सकते हो। तो पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव शून्य हो तो आप बता सकते हो कि इस सारणी का मान जो है वो 0 आ जाएगा। अगर किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान 0 है तो उस सारणी का मान भी हमें 0 प्राप्त होता है। ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी, आप कह सकते हो कि ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है। और देखते हैं, फिर से अपना वही उदाहरण, डिटर्मिनेंट a बराबर 1 2 3 4। देखो कुछ संक्रियाएं हम लेते हैं। संक्रिया यहाँ पे यानी कि जैसे मैंने ये लिया R1 का मतलब है कि जो पहली पंक्ति है मैं उसमें एक ऑपरेशन, एक संक्रिया लगा रहा हूँ और वो ये लगा रहा हूँ कि R1 + R2, मैं पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ता हूँ। तो देखो क्या आएगा, 1 + 3, इसमें ये जुड़ जाएगा और 2 में 4 जुड़ जाएगा। देखो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे, 1 इसमें और 4 इसमें, तो जोड़ने, और हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब देखते हैं इसका मान क्या आता है। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तब भी हम ये देखते हैं कि इस सारणी का मान हमें इस सारणी के मान के बराबर ही मिलेगा। ये देखो हमें इसका मान यहाँ पे -2 मिल रहा था, यहाँ पे भी माइनस, कहने का मतलब है इस संक्रिया लगाने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, मान हमें वापस वही मिला है। दूसरा देखते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पे R1 में R2 जोड़ा है, मैं ये कहता हूँ कि मैं ये करता हूँ C1 में जोड़ देता हूँ, C1 + C2, तब क्या आता है। देखो ये C1 है 1 और 3, ये है 2 और 4, तो 1 में जुड़ जाएगा 2 और 3 में जुड़ जाएगा 4, और C2 वैसी वैसी पड़ी है, तो ये आ गया 3 2 7 4, तो भी इसका मान हमारे पास -2 ही प्राप्त हो रहा है।
4 तिया 12 माइनस 14, 12 माइनस 14 यानी कि माइनस के 2। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने एक संक्रिया लगाई है कि हम किसी पंक्ति में अन्य पंक्ति को जोड़ रहे हैं, किसी स्तंभ में अन्य स्तंभ को जोड़ रहे हैं। चलो और लेते हैं, उसके बाद में इसको क्लीनली हम बताएंगे डिटेल से कि क्या है। हमने अभी जोड़ा है, तो मान लो जोड़ने की बजाय अगर मैं माइनस कर दूं, मैं इसे बता रहा हूँ, जोड़ने की बजाय मैं माइनस कर देता हूँ R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 करने पर ये होगा 1 माइनस 3, ये होगा 3, ये होगा 2 माइनस 4 और ये 4, तो हम देखते हैं ये आ गया माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2, 3 और 4। अब इसके मान में क्या कोई परिवर्तन आया है क्या? तो अब भी इसका मान माइनस 8 प्लस 6 यानी कि माइनस का 2 ही है। अब भी इसका मान माइनस का 2 है, अर्थात R1 माइनस R2 से भी इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मान लो मैंने ये कर दिया कि यहाँ पे मैं 8 R2 घटा रहा हूँ। कितने R2 घटा रहा हूँ? 8 R2। तब इसके मान पे क्या कोई परिवर्तन आएगा? तो देखो 8 R2 घटाने का मतलब ये है कि मैंने 1 माइनस, पहला ये है 1 माइनस 8 गुणा 3 मेरे को घटाना है, और 2 माइनस 4 गुणा 8 मेरे को घटाना। 8 गुणा तो ये होगा, R2 का मतलब 3 और 4 R2 के अवयव है, तो 3 और 4 R2 के अवयव है, इसका 8 गुणा घटाना है मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 गुणा R2 के मानों को घटा रहा हूँ, और R2 वैसा का वैसा पड़ा है। अब इसका अगर हम मान देखते हैं, 8 3 24, 1 माइनस 24 माइनस के 23, 8 चौक 32, 2 माइनस 32 माइनस के 30, ये 3 और ये 4। तो देखो इसका मान कितना आएगा, 4 3 12, 3 और 6 72, 4 दुनिया 4 3 12 तो 4 दुनिया 92, सॉरी 92, और ये है किसके, माइनस के 92, और 30 को माइनस के 30 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस, और आगे माइनस वर्ड लगता है, तो ये प्लस का नंबर, तो ये माइनस का 2 आ गया। अब भी देखो माइनस का 2 आ रहा है। आई बात समझ में? ऐसे ही C1 की अगर मैं प्रक्रिया में बात करूं कि भाई हम R ही R में देख रहे हैं, तो क्या C के अंदर भी ऐसा कुछ है क्या नियम लागू? तो C में अगर हम देख रहे हैं तो हमने ये देखा था कि C1 के अंदर, चलो मैं C2 में अप्लाई कर देता हूँ, C1 की बजाय C2 में अप्लाई कर देता हूँ कि C2 की जगह मैं ये लिख देता हूँ C2 प्लस 3C1। मैंने इस बार क्या किया है, जो आपकी सेकेंड कॉलम है उसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ, और ऑपरेशन ये लगा रहा हूँ कि C1 का 3 गुना जोड़ रहा हूँ। तो देखो क्या आएगा, C1 तो कुछ नहीं किया मैंने, 1 3 पड़ा है। C2 में क्या किया है हमने, C2 में हमने किया है C2 प्लस 3C1, यानी कि C2 कौन सी है, 2 और 4, 2 में हमें जोड़ना है इसका 3 गुना, तो 1 गुणा 3, 4 प्लस 3 का 3 गुना। तो देखो इसका क्या मान आया है, 1 3, 3 प्लस 2 5, 9 और 4 13, तो ये कितना आ गया, 13 माइनस 15 यानी कि माइनस का 2। तब भी मान क्या आ रहा है, माइनस के 2 ही प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, देखो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि अगर हम किसी भी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति या स्तंभ के कोई भी अवयव कितने भी गुणा जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो भी सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से सुनते हैं, फिर से कि अगर किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ में अन्य सारणी या पंक्ति का कितने भी गुणा हम जोड़ घटा सकते हैं, उससे सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितने भी गुणा मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ का अदिश गुणनफल आप कह सकते हो। जैसे मान लो मैंने -5/2 से R2 गुणा कर दिया, यहाँ तो मैंने साधारण से देखे, आप ये भी कर सकते हो कि R2 प्लस 3/4 R1, तो भी चलेगा, तो भी मान क्या आएगा, वही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि कितने भी गुणा हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसमें, एक संगत में। लेकिन ये ध्यान रखना कि उस पंक्ति या स्तंभ का नहीं, उसके अलावा जो स्तंभ या पंक्ति है उसमें, और पंक्ति का पंक्ति से संबंधित है और स्तंभ का स्तंभ से संबंधित है। और यही आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी में से एक है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में हम अन्य पंक्ति या स्तंभ का कोई अदिश गुणनफल
जोड़ और घटा सकते हैं। आप इसको ये लिख सकते हो, ये बोल सकते हो कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ का अदिश गुणनफल जोड़ या घटाने पर सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सारणी का मान वही रहता है। आगे देखते हैं, और ये आपकी प्रॉपर्टी संख्या 6 होगी। सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है, जैसे ये एक सारणिक है और अगर इसका मान हमें ज्ञात करना है तो आप इसको दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको 4 को लिख सकता हूँ 1 + 3, 5 को लिख सकता हूँ 2 + 3 और 6 को लिख सकता हूँ 3 + 3 और आगे 1 2 3 3 3 3। ये एक सारणिक है। तो इसमें आप इनको ये लिख सकते हो 1 2 3 1 2 3, फिर ये 1 2 3 और फिर ये 3 3 3 प्लस, अब इनकी बारी आएगी 3 3 3 1 2 3 और 3 3 3। देखो फिर से देखो एक बार कि ये एक सारणिक है और आपको ये कह दिया कि सारणी का मान क्या होगा। अब हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है, लेकिन हम प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। अगर हम मान लो हमें ज्ञात ही करना है तो हम प्रसार विधि लगाएंगे। प्रसार विधि लगाने पे हमें मान प्राप्त हो जाएगा, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 4 को लिखा 1 + 3, 5 को लिखा 2 + 3 और 6 को लिखा 3 + 3। अब मैंने क्या किया कि 1 2 3 को रखा, बाकी दोनों जो स्तंभ है उनको लिख दिया। उसके बाद मैंने 3 3 3 को रखा और बाकी दोनों स्तंभ को मैंने रख दिया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 यानी कि दो स्तंभ एक समान, तो इस सारणी का मान 0 हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से। और इसमें भी 3 3 3 3 3 3 कह सकते हैं हम, या 3 कॉमन लेके आप ये कह सकते हो 1 1 1 आ रहा है तो वो भी है, तो उसका मान भी 0, तो इसका मान 0 आएगा और इसका मान भी क्या हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। जब आप इसको सरल करके देखोगे तो इस सारणी का मान भी 0 आ जाएगा। कभी भी सारणी को ऐसे मत लिख देना मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स अलग है, सारणिक अलग है। सारणिक संख्यात्मक मान हम ज्ञात करते हैं, मैट्रिक्स केवल संख्याओं का आयताकार निरूपण है। तो यहाँ ध्यान रखें कि इसका मान भी 0 प्राप्त हमें हो गया है। तो हमारी गुणधर्म, हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम एक सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणियों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, या 2 या 2 से अधिक सारणिक है उनको हम एक सारणिक बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा है, तो भी उसका मान वही रहेगा। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी सारणी को हम 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, और 2 या 2 से अधिक सारणिकों को एक सारणी के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, और यानी कि हमने लगभग 7 प्रॉपर्टियां कर ली है। अब जो आपकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टियां थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी 1-2 प्रॉपर्टी जैसे बता देता हूं, जैसे कि हमें पता है कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमने देखा था उस प्रकार से आकृति बन रही है। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह हमने पढ़ा था कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर वाले या नीचे वाले अवयव 0 हो। अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव 0 तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और अगर नीचे वाले अवयव 0 तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और उसकी संगत सारणिक है ये। ठीक है, यानी कि ऊपरी या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है उसकी सारणिक है। अगर आपको इसका मान ज्ञात करना है, हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो आप क्या करो, केवल इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा कर दो, आपका मान आ जाएगा। केवल क्या करो, इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल इस सारणी का मान। एक और लिख देता हूं, जैसे 1 5 7 1
1 5 7, ये 0 ये 0 ये 0, ऐसा हो गया। इसको 8 इसको 9 इसको 10, ये 0 ये 0 ये 0, ये आपकी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह की संगत सारणिक है। अब इसका मान भी क्या होगा, 1 गुणा 5 गुणा 7 यानी कि 35 आ जाएगा। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी कि अगर हम किसी सारणी के अवयवों को उनके संगत अवयवों के सहखंडों से गुणा करके योग करते हैं तब तो हमें सारणी का मान प्राप्त है। अगर आपको ध्यान में हो, हमने देखा था a11 f11 प्लस a12 f12 प्लस a13 f13 इक्वल टू डेल्टा या डिटर्मिनेंट a, यानी सारणी का मान। और अगर इनके अलावा अगर हम कर देते हैं, जैसे a11 f21 a12 f22 a13 f23, तो इसका मान 0 आता है। यानी कि किसी सारणी के अवयवों को उनके संगत सहखंड के बजाय किसी अन्य पंक्ति के सहखंडों से गुणा कर, बाद जब पंक्तियों के अवयव लेते हैं तो पंक्तियों के सहखंड लेंगे। अगर हमने पहली पंक्ति ली है तो दूसरी पंक्ति के सहखंड या तीसरी पंक्ति के सहखंड से के संगत सहखंडों से गुणा करके योग करने पर मान 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं पहला दूसरा या तीसरे स्तंभ के अवयव लेता हूं तो वहां पे संगत सहखंड होंगे वो स्तंभों के होंगे ना कि पंक्तियों के। तो अगर उसी पंक्ति के सहखंड ले रहा हूं तब तो मान सारणी का आ जाएगा, और उसके अलावा किसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंड ले रहा हूं तो उसका मान 0 आ जाएगा। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। और एक आप ये कह सकते हो, जैसे ये एक सारणिक है और आपको ये कह दिया 1x² 1a² 1b² इसमें x का मान मैं क्या रखूं कि सारणी का मान 0 हो जाए। तो अगर मैं x का मान a रखता हूं तब भी क्या हो जाएगा, सारणी का मान 0 आ जाएगा। देखो a² दो पंक्तियां समान है तो सारणी का मान 0, यानी कि x बराबर a रखने पर दी गई सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। अतः हम ये कहेंगे x बराबर a इसका एक शून्यक है या x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है। दूसरा x बराबर b रखने पर भी यही हाल हो रहा है, 1b² 1b² तो x बराबर b भी क्या है, इसका एक शून्यक है या x माइनस b बराबर 0। इस सारणी का एक या इससे हल करेंगे तो x में एक समीकरण आएगी, उस समीकरण का एक मूल हो जाएगा x बराबर b और x बराबर a। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, इन प्रॉपर्टियों को देखना है। और आगे वाले वीडियो के अंदर हम एक चीज तो ये देखेंगे कि दो सारणिकों का गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है, और अपनी एक्सरसाइज के जो सवाल हैं उनको करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपकी एक्सरसाइज केवल इन्हीं के ऊपर है। तो एक या दो वीडियो में हम आगे सवाल देखेंगे कि कौन कौन से सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, उन सवालों को करेंगे। और सवालों को करने के बाद में आपको खुद को ये पता लग जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है। जो प्रॉपर्टी आपको 8 9 10 प्रॉपर्टीज बताई है उन प्रॉपर्टीज को आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। कुछ इसमें प्रॉपर्टीज में मैंने आपको केवल 2 क्रम की सारणी को लेकर समझाया है, उनमें आपको 3 क्रम की सारणी को लेकर स्वतः समझना है, ताकि आपके अभ्यास के द्वारा ही इसमें कोई भी प्रकार की समस्या है आपका दूर हो जाएगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू या पर्सनल मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे के वीडियो में जो भी हम पढ़ेंगे उससे पहले ये आना जरूरी है, इसलिए 1 या 2 बार वीडियो को देखें और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो हमसे पूछें। धन्यवाद।